नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी अपने इस YouTube चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से अध्ययन करने के लिए संकल्पित हैं और उसी दिशा में हम लोग आज अपने एक और कदम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अभी वर्तमान समय में हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिनका संबंध आपकी परीक्षा से है। आप सभी इन प्रश्नों को देखकर पढ़कर अपने एग्जाम को एक मजबूती दे सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करूं इससे पहले एक सूचना आपको मैं दे देना चाहता हूं। एक न्यूज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि आप सभी ने अगर समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन न्यूज़ जो पोर्टल हैं या जो भी न्यूज़ चैनल हैं उन सब में आपने देखा होगा, आपसे संबंधित एक न्यूज़ प्रकाशित हो रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ये प्रस्ताव की मंजूरी मिलना आपके तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप एक स्टेप मानकर चलिए कि आपकी तैयारी के श्रृंखला में या आपके एग्ज़ाम की सीरीज़ में ये एक स्टेप सरकार आगे बढ़ चुकी है। इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 12 सदस्य होंगे जो अलग अलग विंग से होंगे और इस आयोग के द्वारा चाहे हायर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम और इवन पीआरटी का एग्ज़ाम भी इसी आयोग के माध्यम से कराए जाने का प्रयास सरकार करेगी। तो अब ये मान के चलिए, इस आयोग के गठन के प्रस्ताव को जब मंजूरी मिल गई है तो आने वाले मैक्सिमम 2 से 3 मंथ आप ये मान के चलिए 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने का समय लगभग लगेगा इस आयोग और इनके सदस्यों के विज्ञापन और इनका जो चयन है उसके संबंध में। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम का अगर पुराना पेपर लेते हैं या फिर नए एग्ज़ाम का शेड्यूल कराते हैं तो वही अगर हम लेके चले 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम की डेट 100% आ जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चुनाव भी उसी समय से लगभग माहौल हमारे देश में हमारे प्रदेश में लोकसभा चुनाव का भी एक माहौल तैयार हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अपनी तैयारी को आप ज़रूर ध्यान से मजबूती देते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस देश की मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली यानी ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ओपन यूनिवर्सिटी जो सिस्टम है को रेडियो एवं टीवी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो चीन के लिए ऐसा कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा गया है, यूके के लिए कहा गया या फिर श्रीलंका के लिए ऐसा कहा गया। तो आप ये बात समझिए कि ये जिस देश के बारे में बात कही जा रही है उस देश के ओपन यूनिवर्सिटी को रेडियो या टीवी यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसको एयर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एयर यूनिवर्सिटी भी या हवाई विश्वविद्यालय का भी नाम दिया गया। और ये है आपका यूके इंग्लैंड में 1971 से ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई और वो फिर पूरे देश में फैला और आज हम इसको व्यापक तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन दूरस्थ शिक्षा का औचित्य नहीं है? दूरस्थ शिक्षा का यानी डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस जो हमारी एजुकेशन है वो किस लिए नहीं है? कृषि संबंधी समाज का उदय करना चाहता है या ज्ञान का विस्फोट करना था इसलिए हमने डिस्टेंस एजुकेशन को चुना, या फिर हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली की सीमाएं थी इसलिए हम इसको लेकर आए। तो वैसे तो इन सब में एकदम एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं है, तो इसलिए हम उपयुक्त सभी लगा सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये आया है कि सतत शिक्षा, व्यक्ति अपनी पढ़ाई को पूरा करता रहे, इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा।
ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली की सीमाएं हो सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर औचित्य दूरस्थ शिक्षा का औचित्य नहीं है। तो इन सब ये सभी प्रमुख आधार डिस्टेंस एजुकेशन के नहीं रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी सहायता सेवाओं के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? ठीक, जो डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम चलता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं कि उपचारात्मक शिक्षण, यानी इनको रेमेडियल कोई परामर्श मिल जाए, सूचना सेवाएं, शैक्षिक परामर्श या स्थापनीय अनुवर्ती सेवाएं। तो अभी हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सहायता सेवाओं के अंतर्गत स्थापन और फॉलोअप का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना मजबूत नहीं है। लेकिन अब ऐसा प्रयास कुछ किया जा रहा है कि पुरातन छात्र सम्मेलनों के माध्यम से हम अनुवर्ती सेवाएं या उनके बारे में कुछ हाल ख्याल लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में या दूर शिक्षा में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए होता है? या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वह संबंधित है किस लिए? सूचना अधिगम उपागम से, संग्रह या प्रक्रियाकरण से, केवल प्रसार से, या संसाधन सामग्री के एकत्रीकरण से? तो हम डिस्टेंस एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं वो हम किस कॉन्सेप्ट में करते हैं? वो हम अधिगम उपागम के संदर्भ में करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज वहां पर कर रहे हैं। फिर से अगला प्रश्न डिस्टेंस एजुकेशन का ही है। डिस्टेंस एजुकेशन में जो असाइनमेंट है, दत्त कार्य, ठीक है, जो असाइनमेंट है वह किसका साधन है? सामान्यकृत का तो नहीं है, इस एब्सेटिव का नहीं है, रचनात्मक या संकलनात्मक में से कोई हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः जो असाइनमेंट है वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत रखता है सामान्यतः, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में चूंकि फाइनल एग्जाम में असाइनमेंट के नंबर जुड़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम संकलनात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विवादित प्रश्न की श्रेणी में आ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन दूरवर्ती शिक्षा के एकेडमिक इन्वेस्टमेंट का घटक नहीं है, अकादमिक निवेश का घटक नहीं है? छात्रों को दिए गए कार्य की अनुक्रिया या छात्रों द्वारा किए गए कार्य की अनुक्रिया, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, छात्रों द्वारा कौन सा प्रश्न है ये प्रश्न है आपका, हाँ, छात्रों को दिए गए कार्य की अनुक्रिया, सेमिनार या संगोष्ठी, मुद्रित या दृश्य श्रव्य पाठ सामग्री, या फिर संपर्क कार्य। तो सेमिनार एक एकेडमिक इन्वेस्टमेंट के श्रेणी में आ सकता है। मुद्रित और जो आपकी ऑडियो विजुअल जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसमें हम एकेडमिक निवेश कर सकते हैं। संपर्क कार्यक्रम में भी निवेश करना पड़ेगा। छात्रों को दिए गए कार्य की अनुक्रिया एक आपका एकेडमिक निवेश का घटक नहीं माना जाता। अगला कहता है कि दूरस्थ शिक्षा के स्तर का नियंत्रण एवं अनुरक्षण करने के लिए, दूरस्थ शिक्षा के स्तर का नियंत्रण एवं अनुरक्षण करने के लिए कौन है? यूजीसी है, डीईसी है, या आईसीडीई है, या फिर एनसीटीई है? तो दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन के नियंत्रण और अनुरक्षण के लिए डिस्टेंस एजुकेशन कमेटी है। इसका गठन 1991 में किया गया है और तब से ये काम कर रही है डिस्टेंस एजुकेशन कमेटी, डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा परिषद। अगला है प्रश्न, निम्न में से अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान कीजिए। टीचर के लिए ये देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपके वो नेट का जो एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर है, नेट एग्जाम जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण है। अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान, प्रश्नों को सही रूप से पूछना आना चाहिए, श्यामपट्ट का सही उपयोग करना आना चाहिए, कक्षा प्रबंधन की समस्याओं पर विमर्श करना आना चाहिए, या फिर एक अवधारणा को स्पष्ट करना आना चाहिए। तो एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कक्षा प्रबंधन की समस्याओं पर विमर्श करना उसे आना चाहिए, या फिर विमर्श करना सीखना। छात्रों को एक सारणी में दिए गए परिचित आंकड़ों की सहायता से, उसे क्या कहा गया, उस आंकड़े दिए गए हैं उससे आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। यह शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं? तो बोध है, अनुप्रयोग है, ज्ञान है, या फिर मूल्यांकन है। ठीक है, तो ये क्या है, किस श्रेणी में आता है? तो इसे हम अनुप्रयोग की श्रेणी में रखते हैं। इसे किस श्रेणी में रखते हैं? इसे हम अनुप्रयोग की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कक्षा में प्रभावशाली संचार में बाधा नहीं डालेगा? कौन कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए बाधा नहीं डालेगा?
तो एक अनर्गल कथन, एक अधूरा कथन, एक सारगर्भित कथन या फिर एक बृहद कथन। तो जाहिर सी बात है प्रभावशाली संचार में कौन बाधा नहीं डालेगा। एक अच्छा जो सारगर्भित कथन है वह क्यों प्रभावशाली संचार में बाधा डालेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बाकी यही एक ऑप्शन हमारे लिए सही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक अध्यापक की सफलता किस बातों पर निर्भर करती है? उसे अपने विषय वस्तु का बहुत ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने में होना चाहिए, शिक्षा सूत्रों के प्रयोग पर होना चाहिए या कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने पर होना चाहिए। तो एक अध्यापक की सफलता बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में होनी चाहिए, ये उसे जरूर आना चाहिए। प्रश्न बढ़िया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा कमेटी की नियुक्ति निम्न क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने के लिए की थी। ठीक है, तो इसका गठन किस लिए किया था? आरटी एक्ट के लिए किया गया या फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया, टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा के लिए किया गया, या फिर ये भी टीई है, एक टीचर एजुकेशन के लिए किया गया। तो वर्मा कमेटी का जो गठन है वो अध्यापक शिक्षा के लिए किया गया। जिस वर्ष पहली बार जब सीटेट का आयोजन कराया गया था, तो क्या हुआ था कि बहुत कम मात्रा में जो छात्राध्यापक थे वह बहुत कम मात्रा में पास हुए थे। तो इस बात पर संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने लिया और उसने एक वर्मा कमेटी का गठन किया था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है? सुपरविजन। ठीक है, निरीक्षण होता है इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन की प्रविधियों के बारे में सही है। तो सुपरविजन के लिए की टेक्निक कौन कौन सी है? कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शन या उपरोक्त सभी। तो फालतू का सवाल है, वैसे उपरोक्त सभी यहाँ पर लगा देना चाहिए। संस्थागत नियोजन के संबंध में निम्न में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? एक इंस्टीट्यूशनल, ये संस्थागत नियोजन से संबंधित प्रश्न जो है वो आप ये मान चलिए कि सुपर टेट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये आपके हायर और पीजीटी के एग्जाम के लिए तो है ही है, नेट में भी इसका क्वेश्चन आता है संस्थागत नियोजन से संबंधित में। ठीक है, लेकिन सुपर टेट के लिए जो आप कहते हैं ना कि कहाँ से तैयारी करें, तो ये सब यहीं से प्रश्न बनेंगे, समझ लेना। संस्थागत नियोजन के संबंध में निम्न में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? या सूक्ष्म नियोजन है, या आधारभूत नियोजन है, या दीर्घकालिक है, या फिर यह नीतिगत नियोजन है? तो साथियों, संस्थागत नियोजन का संबंध जो है वो ये एक आधारभूत नियोजन के रूप में है जो सब जगह देखने को हमें मिलेगा। बढ़िया प्रश्न आया। प्रशासन नौकरशाही के रूप में प्रतिपादित किसने किया? तो मैक्स वेबर ने किया, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया, हेनरी फयाल ने किया, या लूथर गुलिक ने किया। तो प्रशासन नौकरशाही के रूप में आपका किसका है? आपका मैक्स वेबर का है। ठीक है, नौकर किसी को कौन बना पाएगा? जिसमें क्या होगी? मैक्स माने ताकत। ठीक है, जिसमें ज्यादा ताकत होगी। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रशासनिक आपका हेनरी फयाल का जो है, लूथर गुलिक का आपका पोस्ट गॉर्ब है। ठीक है, पोस्ट गॉर्ब आपका लूथर गुलिक का है। हेनरी फयाल का क्या है भाई, बताओ जरा कमेंट में बताओ, हेनरी फयाल का क्या है? ठीक, और आपके ये सब इसी से संबंधित है। डिस्ग्राफिया संबंधित है किससे? पढ़ने से, गणित से, लिखने से, सुनने से। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो जब डिस्ग्राफिया आ जाएगा तो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? वो लिखने से संबंधित करने में आ जाएगा। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा के अर्थ के बारे में, स्पेशल एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में सर्वाधिक सही है? तो सभी के लिए विशेष व्यवहार द्वारा शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, असाधारण बच्चों की शिक्षा, या निम्न उपलब्धि वाले बच्चों की शिक्षा। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में सबसे सही बात है कि ये किसके लिए दी जाती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दी जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बधिर बालकों के लिए पहला अमेरिकी विद्यालय कहाँ खोला गया, कब खोला गया? तो 1982 में लेक्समिंटन में या हार्टफोर्ड में, ठीक है, शिकागो में 1817 हार्टफोर्ड। तो हार्टफोर्ड में खोला गया, देखो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। ठीक है,
तो 1817 में हार्टफोर्ड में पहला अमेरिकी विद्यालय बधिर बालकों के लिए खोला गया। कब खोला गया? 1817 में। MMPI, ठीक है, MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट, जो किसमें पर्सनालिटी टेस्ट मैंने बता दिया, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हम क्या क्या मापते हैं? सामाजिक अभिव्यक्ति मापते हैं, मनोदशा देखते हैं, शारीरिक दिलचस्प देखते हैं, या उपरोक्त सभी। तो ये मिनेसोटा मल्टीफेजिक कही दिया गया, कई फेज मल्टीफेजिक जो आपकी पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, तो इसमें हम इन सब चीज़ों सबका मापन करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न उपलब्धि का कौन सा कारण नहीं है? बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, इसके लिए क्या कारण है? कुपोषण क्या कारण नहीं है? कुपोषण है कारण। ठीक है, कौन सा कारण नहीं है? तो ये सब कारण है। शिक्षा नीति, अनुवांशिक कारक, सामाजिक मूल्य। तो शिक्षा नीतियाँ इसके निम्न उपलब्धि का कारण नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ये उसके निम्न उपलब्धि आने के कारण हो सकते हैं। ये एक बढ़िया प्रश्न आया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1908 में, 1986 में, 1990 में, या 2000 में? तो दो प्रश्न इससे संबंधित बनते हैं। एक राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना आपका 2000 में है, 11 जुलाई के करीब। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लगभग आपका 1969 के करीब है, ये जरा देख लीजिएगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा योजना और दूसरा जो आप इधर लिख रहे हो राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा योजना जो है वो आपका लगभग ये 60 के करीब है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। मैंने पढ़ा रखा है आपको जनसंख्या शिक्षा के बारे में, जब मैंने पीजीटी की क्लासेस आपको पढ़ाई तो वहाँ आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए, अधिगम विधि के रूप में पर्यावरण शिक्षा का संबंध नहीं है। क्षेत्र भ्रमण करने से, सफाई अभियान से, ऐतिहासिक स्थानों के पुनरुत्थान से, या समूह चर्चा से। तो अधिगम विधि के रूप में ऐतिहासिक संस्थानों का पुनरुद्धार करना हमारे पर्यावरण शिक्षा की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सभी से संबंधित रखा गया है। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण पर मुख्य प्रभाव डालने वालों को सम्मान देने हेतु 1987 में शुरू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 1987 में कौन कौन से ऐसे हैं जो पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किए गए? तो उसमें शुरू किया गया इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये दो पुरस्कार 1987 में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए, मतलब जो जिनका योगदान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में होता है उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला आ गया पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन। अच्छा, ये बात यहाँ पर चूंकि ये आपके जीआईसी और जीडीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। ठीक, तो अब जब आपका ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो ही गया है, तो इसके साथ साथ जीआईसी और एलटीगेट के भी एग्जाम होने वाले थे, जिसका विज्ञापन नहीं आया था। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इनका एग्जाम कौन कराएगा। वैसे तो ये आयोग की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराता है, तो मेरे ख्याल से ये वही कराएगा, लेकिन इस जीआईसी और जीडीसी की भी पद रिक्त हैं, उनके भी एग्जाम होंगे। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी बनाए रखिए, नैया पार जरूर लग जाएगी। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा में सम्मिलित क्या है? पारिवारिक जीवन संबंधी शिक्षा, कौशल शिक्षा, या यौन शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो पॉपुलेशन एजुकेशन में ये सारी चीजें हम देते हैं। निम्न में से किस देश में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रत्यायन परिषद है? तो यूके में है, यूएसए में है, भारत में है, या रूस में? तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रत्यायन परिषद भारत में है। प्राथमिक शिक्षा में 5R का प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ? तो यूके में, यूएसए, फ्रांस, यूएसए, तो सब यूके की बात हो रही है, तो ये भी यूके में ही है। ठीक है, आगे चलें। चलो, विद्यालय शिक्षा पर स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण पर बल शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। ठीक, तो ये भी किसकी है? स्थानीय प्रशासन। और नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानीय और केंद्रीय
दोनों की बात वहाँ पर की गई थी। ठीक है, स्थानीय और केंद्रीय। वैसे तो स्थानीय प्रशासन की बात यूएसए में होती है, ठीक है, स्थानीय प्रशासन की बात यूएसए में ज़्यादा कही गई है, लेकिन अभी नेट में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आप मान के चलो 18 में, तो स्थानीय व केंद्रीय प्रशासन दोनों का एक प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पर यूके ही सही माना गया था। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है सामाजिक समारोह में भाग लेना और दुपड़ी खाना, पूर्वजों की उपलब्धियां जानना, सामाजिक आदतों, अभिवृत्तियों और मूल्यों को सीखना या सामाजिक जीवन के नियमों और मानकों को चुनौती देना। तो ये सैकड़ों बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिक आदतों, अभिव्यक्तियों और मूल्यों को सीखना सोशलाइजेशन या सामाजिकरण कहलाता है। प्रश्न कहता है अगला कि निम्न के कारण शिक्षा का निजीकरण जो है राष्ट्रीय मूल्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो शिक्षा का जो निजीकरण है वो किस लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है? वैज्ञानिक स्वभाव, राष्ट्रीय एकता, शैक्षिक अवसरों की समानता या पंथ निरपेक्षता। तो जो इसका वैज्ञानिक स्वभाव है, इस कारण व्यक्ति या जो बालक है वह सभी स्थापित राष्ट्रीय मूल्यों और जो सांस्कृतिक मूल्य उनको चुनौती देता है। इस कारण जो वैज्ञानिक स्वभाव है वो राष्ट्रीय मूल्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मनोविज्ञान के उद्भव के लिए प्रमुख योगदान किसने दिया? तो मनोविज्ञान के उद्भव के लिए आदर्शवाद ने, यथार्थवाद ने, प्रयोजनवाद ने या प्रकृतिवाद ने? तो मनोविज्ञान के उद्भव के लिए ये योगदान किसने दिया है? तो प्रकृतिवाद ने मनोविज्ञान के उद्भव के लिए। प्रश्न ये भी कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक, मनोविज्ञान के उद्भव के लिए कौन है? प्रकृतिवाद है। और इसी तरीके से आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न था। अब आगे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या फिर हम लोग कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लाभ ही होने वाला है, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ठीक, और अपने जो हित मित्र हैं जो तैयारी पढ़ाई में संलग्न है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के, तो उनको ये चैनल शेयर करिए और उनके लिए भी ये चैनल उपयोगी है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।